वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज विज्ञान कक्षा 10 परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार हल करना है, आपकी सहायता हेतु सैंपल पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। जिसमें आज जो है सेट पेपर आपका जो एक है, इसमें आपका रसायन विज्ञान का संपूर्ण पेपर हल किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे रसायन विज्ञान पेपर आपको क्या हो जाए, पूरा समझ में आ जाए। यदि आप भौतिक विज्ञान सेट 1 नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है रसायन विज्ञान पेपर हल किया जाएगा। तो रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन आज जानेंगे। तो यहाँ पे जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अब लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला दिया आपका PbNO3 है, PbNO3 आपका नीचे 2 है, PbNO2 आपका नीचे 2 घात है, आपका PbO। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन जो है लेड नाइट्रेट का सूत्र है? तो याद रखेंगे इसमें दूसरा जो ऑप्शन है Pb या Pb आपका NO3 इंटू 2 जो नीचे दिया गया घात आपका, तो यह जो है आपका लेड नाइट्रेट का आपका क्या सूत्र है? आपका PbNO3 आपका 2 है। अगला क्वेश्चन जानेंगे, अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान है। अब अम्लीय वर्षा का जो है जल का आपका संभावित पीएच मान क्या है? पहला दिया आपका 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? तो 5.2 होता है। तो इसमें जो है 3 प्रश्न जो है विकल्पिक क्वेश्चन आएंगे रसायन विज्ञान में। और तीसरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपका नियान। याद रखेंगे नियान जो है, नियान एक है, नियान क्या है? क्षार धातुएं, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो याद रखिए नियान जो होते हैं अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 का क, आयनिक यौगिकों के 2 गुणों को उदाहरण सहित लिखिए। जो आयनिक जो हमारा यौगिक है उनके 2 गुणों को उदाहरण सहित लिखना है। आपको कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, धन या ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं, जो दबाव डालने पर टुकड़ों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, जैसे आपका क्रिस्टलीन नमक होता है। तो इसमें पहला जो आयनिक यौगिक का जो हमारा उदाहरण सहित बताना था यौगिक के गुण, तो समझ में पहला आ गया होगा कि जो हमारा जो धन और ऋण आयनों के बीच जो क्या होते हैं? मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस, कठोर एवं क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, जो दबाव डालने पर टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, जैसे आपका क्रिस्टलीन आपका नमक जो होता है। दूसरा जो होता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों किरोसिन, किरोसिन या कि आपका किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल उसको बोलेंगे, पेट्रोल आदि विलायकों में अघुलनशील होते हैं, जैसे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड या नमक होते हैं। तो यह जो होते हैं आयनिक यौगिक में जो है वैद्युत संयोजक यौगिक के साथ जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक के 2 गुण कौन कौन से हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? तो आपको याद रखिए क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 6 का ख क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिया C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इस समीकरण को संतुलित करेंगे, लेकिन यह समीकरण इस समय असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कार्बन यहाँ कितना है? तो 6 है, तो यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब 6 से गुणा करेंगे तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन देखिए आपका यहाँ पे 6 यहाँ पर है और यह 2 यहाँ पे है, 6 2 8 हो गया। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे C6H12O6 को उतार देंगे, यहाँ 6 से जब गुणा करेंगे 6 ऑक्सीजन में और यहाँ 6 से कार्बन में गुणा कर लेंगे तो आपको यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा आपका? 6। इधर भी देखिए कार्बन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यह हो गया। फिर 6 से इसमें भी गुणा करेंगे H2O में, तो 6 अब 6 ऑक्सीजन इसमें और 12 ऑक्सीजन इसमें, 12 6 कितना हुआ? 18 ऑक्सीजन। इधर कितना हो गया आपका? 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब संतुलित हो गया।
गया। अगला जो दिया गया है आपका इसका दूसरा Na प्लस C2H5OH है, आपका एरो CH3CH2 आपका ONA आपका प्लस H2। अब यहाँ से आपका गुणा करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर C कितना है आपका 2 है, और इधर आपका C देखिए कितना दिया आपका 3 1 2 आपको 2 इधर भी दिया। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 है आपका 2 7 आपको दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आपका यहाँ देखेंगे आपका Na यहाँ पर 1 है और यहाँ भी Na आपका क्या है 1 है। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन आपका 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का आपका 1 है। तो यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 Na हो गया आपका, 2 Na प्लस 2 C2H5OH हो जाएगा, एरो 2 CH3CH2 ONA प्लस H2। इसका मतलब Na अब कितना है 2 है, तो आपको Na के आगे 2 हो गया। C कितना है तो 4 है, आपका 4 हो गया। तो यहाँ देखेंगे आपका 2 यहाँ पे आपका है और C के आगे आपका 2 है, तो 2 2 मिल करके आपका 4 हो गया। तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो हर साल के पेपर में आता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम में से किस प्रकार भिन्न है। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित है, किस पे, परमाणु भारों पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। यह परमाणु भार पे, जो मेंडलीव का जो आवर्त नियम होता है वह परमाणु भार पे आधारित होता है, और आधुनिक आवर्त जो नियम होता है वह परमाणु क्रमांकों पे क्या होता है, आधारित होता है। अब अगला क्वेश्चन है सूचक। सूचक क्या है, कुछ सूचकों का नाम लिखिए। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय में एक रंग होता है और क्षारीय में उसका दूसरा रंग हो जाता है। तो लिखेंगे उत्तर कि वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों के प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक जो होते हैं अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में विभिन्न रंग होते हैं। इसका मतलब हो गया कि अम्लीय में एक रंग होता है तो क्षारीय में क्या होता है, दूसरा रंग होता है। इसका आप हो जाएगा आपका लिटमस। लिटमस होता है आपका मेथिल ऑरेंज होता है, फिनाल आपका होता है, फने आपका फनेलिथीन आदि सूचक होते हैं। तो कौन कौन सूचक होते हैं याद रखिएगा। सूचक क्या होते हैं, तो एक आपका आसान उत्तर याद करिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय में एक रंग होते हैं और क्षारीय में दूसरा रंग होते हैं। और ये कौन होते हैं, तो लिटमस पेपर होता है, मेथिलीन आपका होता है, ऑरेंज आपका फिनाल होता है। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर करेंगे। एक और संयोजन अभिक्रिया कॉलम बनाएंगे और दूसरा कॉलम आपका वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में लिखेंगे कि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया में क्या लेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अभिक्रिया में पदार्थ ताप दाब आदि के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। अब ये इसमें 2 या 2 से पदार्थ मिलते हैं तो आपको आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 पदार्थ मिलेंगे तो नए पदार्थ बनता है, और यहाँ 2 पदार्थ अगर मिलते हैं और 2 पदार्थ मिलने के बाद वो अपघटित हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा जो होता है परिवर्तन के कारण हटा लेने पर, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है, अतः संयोजन अनुत्क्रमणीय क्रिया है। संयोजन अभिक्रिया कौन सा क्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसमें लिखेंगे परिवर्तन के कारण हटा लेने पर पदार्थ मूल अवस्था में आ जाता है, अतः वियोजन उत्क्रमणीय क्रिया है। मैंने लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया कौन सा क्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद से प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना, लेकिन कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत उसको परिभाषा बताना है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितना आसान है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाता है, वह आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण में लिखेंगे कि 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिलीन क्लोरीन के साथ, आपका याद रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब एथिलीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वाइनिल क्लोराइड बनाती है, इस अभिक्रिया में एथिलीन का हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। अब इस रिएक्शन को जब देखेंगे तो यह जो सूत्र है यह एथिलीन है, और एथिलीन जब क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है आपका तो क्या बनता है, वाइनिल क्लोराइड बनता है, और यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है। तो इस रिएक्शन को अपने कॉपी में अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्या होता है जब एथाइक अम्ल निम्न से अभिक्रिया करता है। अब एथानोइक जो कह सकते हैं, एथनोइक अम्ल जो है किससे क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला जो हमारा है एथेनॉल, माने एथेनॉल जो है एथनोइक अम्ल जो से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। दूसरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तीसरा जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। चौथा जो आपका है, चौथा आपका क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो बारी बारी से इसको क्रमशः हल करेंगे। पहला जो एथेनॉल से क्रिया कराएंगे, एसिटिक अम्ल जो होता है या एथनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो एथनोइक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो अब एथेनॉल से जब क्रिया करता है तो याद रखिएगा एस्टर बनता है। जब एथनोइक अम्ल जो एथेनॉल से क्रिया करेगा तो एस्टर बनता है। अब एथनोइक अम्ल जो है एथेनॉल के साथ जब क्रिया किया तो क्या बना, एस्टर। एस्टर का दूसरा नाम होता है एथिल एथनोएट होता है, और उसके साथ जल बनता है CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, या इसको एथनोइक अम्ल भी कहा जाएगा। और एथेनॉल C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। और इसको जब गर्म करेंगे तो आपको क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। दूसरा जो क्रिया था सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया था, तब यहाँ लिखेंगे आपका एथनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एथनोएट या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3COONA प्लस आपका H2O जल बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा, जब एथनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। तीसरा था आपका एथनोइक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एथनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एथनोएट, या आपका लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में, अब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब आपका एथनोइक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यह एसिटिक अम्ल जब आपका एथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया करता है किसकी उपस्थित में, तो आपको सांद्र H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब गर्म करता है तो एस्टर बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, एस्टर और जल बनता है। तो समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट से, याद रखिए जिंक सल्फेट से Zn का निष्कर्षण कैसे करेंगे। जिंक सल्फेट से Zn का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। आपका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है कि जिंक सल्फेट से हमको जिंक का प्राप्त करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिंक के सल्फाइड आयस को Y के उपस्थित में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। अब देखिए जिंक जो सल्फाइड है, ऑक्सीजन मतलब Y के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो इसी को उत्तर लिख देंगे तो मान्य हो जाएगा। इसके पश्चात आपका जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होता है। अब ये जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक बनता है, और उसके साथ कार्बो मोनो ऑक्साइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि जिंक सल्फेट से जिंक कैसे प्राप्त होता है। तो जिंक सल्फेट से जिंक प्राप्त करने के लिए जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो जिंक आपका ऑक्सीजन बनेगा, और जिंक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक बनता है। तो इसे अपने नोट्स में नोट करते चलिए। अब इसका 8वां क्वेश्चन जानेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका किण्वन, किण्वन क्या होता है, तो किण्वन का इसका उत्तर हो जाएगा आपका किण्वन। दूसरा आपका भर्जन क्रिया, उसके बाद से निस्तापन। इसका आपका 3 परिभाषा आपको बताना है। तो यह जो है भर्जन क्रिया जो है हमेशा पेपर में पूछा जाता है, भर्जन, किण्वन, निस्तापन। तो इसको अच्छे से तैयार कर लिया जाएगा। अब किण्वन देखिए क्या है, किण्वन क्या है, खमीर या ईस्ट, एक प्रकार का पौधा। आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जो है पौधा है जो एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकी क्या है, सूक्ष्म जीव है, जो अपने भोजन को आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों को अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करती है।
किससे प्राप्त करती है? अपना जो भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों को अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करती है। इष्ट किण्वन भी कहते हैं, इष्ट किण्वन भी कहते हैं। किण्वन द्वारा शर्कराओं का अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि जो ईस्ट एक प्रकार का क्या है? पौधा एवं क्या है आपका? फफूंदी है, जो कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अपने भोजन को आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों को अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किण्वन कहलाते हैं। अब अगला जो हेडिंग है भर्जन। भर्जन क्या है? तो किण्वन का थोड़ा उदाहरण भी जान जाइए। किण्वन का उदाहरण क्या होता है? दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना किण्वन का उदाहरण होता है। कई बार ये पेपर में पूछता है पेपर में कि किण्वन का उदाहरण बताइए, तो किण्वन का उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध से क्या होता है? दही बनना, गन्ने के रस से क्या बनना? सिरका बनना, यह किण्वन का उदाहरण होता है। तो दूसरा हेडिंग क्या था? भर्जन। भर्जन क्या है? तो याद करेंगे, सांद्रित आयस को अकेले या अन्य पदार्थों से मिलाकर, देखिएगा सांद्रित जो आयस होता है उसमें अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक आपको मिलाकर आप गलनांक के नीचे आपका वायु को नियंत्रित मात्राएं में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। याद रखिएगा, किसमें आपको कौन सा आयस लेना है? सांद्रित आयस को अकेले या अन्य पदार्थ को साथ मिला करके वायु के नियंत्रित मात्राओं में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस क्रिया में सल्फाइड आयस आपका सल्फाइड आयस को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आयस में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में क्या होती है? परिवर्तित होकर के वायु के साथ क्या होती है? बाहर निकल जाती है। अब इसका दूसरा हेडिंग क्या था आपका? अगला तीसरा है निस्तापन। सांद्रित आयस को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, जल अथवा अन्य वाष्पशील अपद्रव को निष्कासित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन किसे कहते हैं? जो सांद्रित आयस में से उसके अंदर जो गलनांक रहेगा, जो गलनांक मतलब गलने वाला जो आपका और अवाष्पशील जो पदार्थ रहेगा और इसके अंदर जो नमी रहता है उस नमी को क्या करता है? क्या बाहर कर देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अब लिखेंगे आपका गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड के धातु ऑक्साइड में बदलना भी निस्तापन आपका कहलाता है। निस्तापन क्रिया में आयस सरंद हो जाता है। सरंद का मतलब उसके अंदर के जितने भी आपका नमी रहता है निस्तापन में सब आपको बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे? निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका रसायन विज्ञान का यह सभी आपका जो है मॉडल पेपर समाप्त हुआ इस फर्स्ट पेपर में। अब कल जो है आपका ग क्वेश्चन चालू होगा, खंड ग, और खंड ग में आपको बायोलॉजी वाला सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को भी आप लोग देखिए जिससे बायोलॉजी पेपर आपको क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार।